नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या फिर दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। और खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। सबसे पहली और प्रमुख खबर है जयपुर से, जहां जयपुर में नकली नोट का भंडाफोड़ हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक शख्स का इसमें नाम निकलकर सामने आ रहा है। आखिर कौन है वो शख्स और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी, जहां डीआरडीओ ने ऊंची छलांग लगाती हुई नजर आई है। 22,000 फीट से ऊंची छलांग लगाई है और तापमान उस वक्त था -15 डिग्री सेल्सियस। आखिर ये क्या ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां माइंस हटेंगे और जहाज चलेंगे। जी हां, हॉर्मुज में इस समय नया रास्ता खोजने की तैयारी इस समय चल रही है। क्या कुछ है ये तैयारी और क्या कुछ बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ करते हैं, जहां आपको बता दें कि पहली प्रमुख खबर जयपुर से है, जहां जाली नोटों के एक बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ और इस खुलासे ने सियासत में भी हलचल मचा दी। दरअसल आपको बता दें कि बजाज नगर थाना पुलिस और सीएसटी टीम की कार्रवाई में अंतर राज्य जाली नोट गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4,30,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला नाम है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी के बेटे साहिल चौधरी का। जी हां, और जानकारी यह भी है कि इन पैसों का इस्तेमाल आने वाले नगर निगम चुनाव में होना था। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं नकली नोट गैंग का पर्दाफाश। तो नकली नोट गैंग का ये पूरा पर्दाफाश इस समय हो चुका है, जहां जयपुर में नकली नोट का ये गोरख धंधा चल रहा था और इसके साथ ही बांग्लादेश से नकली नोटों की जो पूरी खेप है ये पहुंची है। जहां निकाय चुनाव में इन नोटों को खपाने की पूरी तैयारी इस समय चल रही थी कि निकाय चुनाव जो आने वाले हैं उसमें इनका इस्तेमाल होगा। पुलिस ने फेक करेंसी का जो पूरा खेल है उसे बेनकाब किया है। तो नकली नोट गैंग का ये पूरा पर्दाफाश हुआ और इसके साथ ही गिरोह में कांग्रेस प्रवक्ता के बेटे का नाम भी इसमें निकलकर सामने आया है, जिसका नाम है साहिल। आरसी चौधरी का बेटा साहिल जो कि आरोपी के तौर पर इसमें सामने आया और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी भी काफी हमलावर होती नजर आई है। हालांकि साहिल के अलावा अगर हम देखें तो साहिल चौधरी समेत 4 आरोपियों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। 4.30 लाख रुपए की जाली नोट बरामद किए गए हैं और सारे नोट जो है वो 500-500 रुपए के नोट थे। अब ये 4 आरोपी जो गिरफ्तार हुए वो कौन कौन से, वो आपको बता दें। साहिल चौधरी जिसकी 24 वर्ष की उम्र है और ये सीकर का रहने वाला है। दूसरा आरोपी अंशुल जो कि 24 साल का है और वो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। अंशुल के अलावा अगर हम तीसरा आरोपी देखें तो तीसरा आरोपी है प्रियांशु जिसकी उम्र है 21 साल, जो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। और साथ जो चौथा आरोपी है वो है आकाश, जिसकी उम्र है 26 साल और वो भी हरियाणा के रोहतक का ही निवासी है। हालांकि फिलहाल अभी पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और ये पैसा आखिर कहां से आया था और इस पूरे गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल है, कितने लोग शामिल है, इन तमाम चीजों की अब जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जरूर हमलावर हो गई। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने सीधे तौर पर कांग्रेस से जो कनेक्शन है उस पर सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में नकली नोट मिले हैं और उन नोटों का एक बड़ा नेटवर्क राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव या पंचायत राज चुनाव में उपयोग किया जाने वाला है। और जो गिरोह पकड़ा गया है उसमें एक व्यक्ति एक राजनीतिक दल कांग्रेस के किसी बड़े नेता का पुत्र बताया जा रहा है। मेरा उनसे विनम्रता से निवेदन है कि अगर वो अपने आप को सही मानते हैं तो उस व्यक्ति राजनेता के विरुद्ध कार्रवाई करे। और इसी के साथ ताजा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी लक्ष्य आर्य इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। लक्ष्य, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो काफी मात्रा में ये नोट बरामद हुए हैं और इस पैसे का इस्तेमाल होना था आने वाले नगर निकाय के चुनावों में। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद?
बिल्कुल सही कहा कृतिका आपने, क्योंकि आदर्श आचार संहिता अभी राजस्थान में लगी हुई है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसी के बीच लगभग 4.5 लाख रुपए के नकली नोटों का जो जखीरा है वो पकड़ा जाता है। यानी आप देखिए कितनी बड़ी पूरी कार्रवाई और पूरी प्लानिंग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि जो पूरे नोट लाए गए उनको बांग्लादेश से लाया गया, बांग्लादेश से राजस्थान लाया गया। परंतु सबसे जो अहम बात है कि क्योंकि 3 जो व्यक्ति हैं वो हरियाणा के हैं और एक व्यक्ति जो साहिल चौधरी है वो जयपुर का है। यानी इनको बांग्लादेश से जयपुर में एंट्री कराना और राजस्थान में इनको आना, ये एक बड़ा जो पूरा कार्रवाई थी। इसमें जो साहिल चौधरी है उसकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि साहिल चौधरी के माध्यम से बताया जा रहा है कि जयपुर में जो नोट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया। परंतु जो 4.5 लाख रुपए हैं उनकी भी कार्रवाई की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है कि किस प्रकार से जो पूरे नोट हैं वो लाए गए, क्योंकि 500-500 के नोट हैं और लगभग 850 से अधिक जो नोट हैं, 861 नोट 550 रुपए के हैं और 4.5 लाख की जो पूरी जो अमाउंट है उसको नगर निकाय चुनाव में इस्तेमाल करने की जो पूरी कवायद है वो की जा रही थी। वहीं फिलहाल जो डीएसपी टीम है और जो कमिश्नर है उन्होंने कहा है कि इस पे फिलहाल जांच की जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं कि जो पूरा जखीरा है उसके साथ साथ जो पूरी टीम है, क्योंकि इसके जो तार है वो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, तो पूरी इसमें कार्रवाई के साथ साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इसमें और कौन कौन से लोग लिप्त हैं। परंतु सबसे अहम बात है कि जिनका पुत्र यानी जो साहिल चौधरी है वो जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके महासचिव और जो जयपुर देहात में प्रभारी हैं आरसी चौधरी, उनके पुत्र हैं। वहीं जो बड़े प्रश्न खड़े करता है क्योंकि आदर्श आचार संहिता के बीच में एक पार्टी विशेष यानी विपक्षी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो महासचिव हैं और जो जिले के प्रभारी हैं, उनके पुत्र को उनका पुत्र इस मामले में लिप्त पाया जाना और इस प्रकार का मामला होना न केवल बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है बल्कि विपक्ष की भूमिका को भी घेरे में लेता है। वहीं जो भाजपा सरकार है वो लगातार हमलावर नजर आई है, लगातार जोगराम पटेल जी ने इस पे अपनी बात रखी। वहीं लगातार जब कल मामला सामने आया तो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस प्रकार की अगर संलिप्तता विपक्ष के नेताओं के जो संबंधी हैं, जो पुत्र हैं, उनमें अगर पाई जाती है तो न केवल विपक्ष की भूमिका संदिग्ध घेरे में है बल्कि साथ साथ में एक सोचने वाली बात है कि जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तो विपक्ष अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, किस प्रकार से जब विपक्ष जब एक प्रवक्ता का पुत्र ही पाया जाता है तो जब टीवी डिबेट में एक बड़ा बयान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिया गया कि टीवी डिबेट में प्रवक्ता विभिन्न बयान देते हैं, सरकार के विभिन्न जो चीजें हैं, विभिन्न जो कार्यक्रम है उन पर प्रश्न खड़े करते हैं, तो जब खुद स्वयं का पुत्र जब पाए जाते हैं तो तब उनके बयान खा जाते हैं। फिलहाल कांग्रेस के द्वारा अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कृतिका जी। कांग्रेस के अलावा अगर हम देखें तो जिनका बेटा है आरसी चौधरी, उनके बेटा साहिल, क्या उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान या कोई सफाई अभी तक आई है इस मामले पर? नहीं, अभी इस प्रकार से कोई ना केवल स्पष्टीकरण आया है ना, क्योंकि हमने कांग्रेस को अभी बात करने का प्रयास किया परंतु कांग्रेस ने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। साथ साथ में जो साहिल है, क्योंकि साहिल को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं साथ साथ में जो साहिल के अलावा जो 3 और युवक हैं जो हरियाणा से हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जी कृतिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ लक्ष्य। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी। हॉर्मुज, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की वो अहम जलधारा जहां हाल ही के तनाव ने समुद्री कारोबार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। जहाजों की आवाजाही थम गई, समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ा, लेकिन अब हॉर्मुज से आ रही है एक और नई और बड़ी उम्मीद। जी हां, माइन हटेंगी, जहाज चलेंगे। दरअसल ईरान और ओमान ने हॉर्मुज में सुरक्षित समुद्री आवाजाही बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। तेहरान में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जहां संयुक्त अस्थायी नेविगेशन कॉरिडोर बनाने पर यह चर्चा हुई है। तैयारी यह भी है कि पहले बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी, जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार होगा और उसके बाद में स्थायी शिपिंग कॉरिडोर की दिशा में कदम बढ़े। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं हॉर्मुज पर गेम चेंजर पहल। तो जी हां, हॉर्मुज में अभी ये नया रास्ता इस वक्त खंगालने की कोशिश इस समय की जा रही है। ईरान ओमान के विदेश मंत्रियों की तरफ से ये बैठक की गई है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस बैठक में शामिल हुए और साथ ही ओमान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही जॉइंट टेम्पररी नेविगेशनल कॉरिडोर पर चर्चा हुई है। इस दौरान दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में तेहरान में हॉर्मुज को लेकर ये खास बातचीत, स्थायी शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर यह खास वार्ता हुई है कि एक और अलग से रास्ता बनाना जरूरी है। तकनीकी बातचीत जारी रखने का भी फैसला इसमें किया गया है इस बैठक में। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि स्थायी शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर यह पूरी वार्ता हुई है, तो काफी अच्छे और उम्मीद के तौर पर इस वार्ता को देखा जा रहा है। हॉर्मुज पर यह गेम चेंजर पहल
ओमान और ईरान के बीच की। इसके साथ ही ईरान ओमान का जो संयुक्त बयान सामने आया वो भी आपको बता देते हैं। ईरान और ओमान का संयुक्त बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि सुरक्षित आवाजाही पर दोनों का इस समय फोकस है, ईरान और ओमान का। ये बात कही गई संयुक्त बयान में। और इसके साथ ही संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि अस्थायी कॉरिडोर शुरू किया जाएगा। सी माइंस हटाने पर भी दोनों देशों की तरफ से अब सहमति बन चुकी है, यानी कि ईरान और ओमान ने सी माइंस को हटाने पर अपनी अपनी सहमति जता दी है। सुरक्षित रास्ता बनाने पर भी खासतौर पर फोकस ईरान और ओमान का है। तो काफी उम्मीदों भरी ये वार्ता रही है। अब इस वार्ता के बाद में देखना होगा कि किस तरीके से इस वार्ता को और आगे अंजाम दिया जाता है, ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से उतारा जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो अमेरिका की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है। और जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है तब से काफी ज्यादा असर सिर्फ तेल को लेकर नहीं, बाकी कई चीजों को लेकर असर हो रहा है और इसका असर हर एक देश में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पिछले कई दिनों से बंद है, लगातार हमले हो रहे हैं, आखिर वो क्यों खास है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो यहां पर तेल एलएनजी आपूर्ति का ये अहम रास्ता है और यहीं से सारा तेल और एलएनजी गुजरता है। यूएस ईरान युद्ध के बाद से जो संकट है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ इस दौरान यहां से नजर आया है। आवाजाही बंद कर दी गई जहाजों की और बीते मंगलवार को तेल टैंकर पर भी हमला हुआ। ओमान तट के पास में जो तेल टैंकर मौजूद था उसको सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। तो अस्थायी कॉरिडोर शुरू होगा, लेकिन इसके साथ ही ये गेम चेंजर पहल अब इस समय ली गई है और देखना होगा कि इसे ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से अब उतारा जाएगा और अमेरिका की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। क्योंकि फिलहाल अगर हम देखें तो ईरान और ओमान की तरफ से ये बैठक हुई जिस बैठक में इस पर सहमति दोनों की तरफ से जताई गई है कि एक जॉइंट टेम्पररी नेविगेशनल कॉरिडोर बनना चाहिए। स्थायी शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर यह वार्ता हुई है। कई चीजों को लेकर संयुक्त बयान भी सामने आया दोनों की तरफ से। तकनीकी बातचीत जारी रखने का फैसला भी ओमान और ईरान ने लिया है। लेकिन आखिर क्या वाकई ये रास्ता सुरक्षित रहेगा, ये सवाल इस समय कहीं ना कहीं उठता हुआ इस समय नजर आ रहा है। तो हॉर्मुज पर गेम चेंजर पहल ये नजर आई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सीएस जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सीएस जोशी, कितना कारगर साबित हो सकता है ये गेम चेंजर पहल? कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि ओमान के साथ जो बातचीत है हॉर्मुज को लेकर के वो एक अलग चीज है और अमेरिका के साथ जो तनाव चल रहा है वो एक अलग मामला है। तो ईरानी अधिकारी ये साफ कर चुके हैं कि हालांकि ओमान के साथ जो ये बातचीत हुई है और बातचीत में जो निकाला गया है एक मैकेनिज्म, ये तभी काम करेगा जब अमेरिका जो है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था ईरान के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसके बाद ही हॉर्मुज को खोला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईरान और ओमान के बीच में ये बातचीत हुई है, अच्छी बात है, लेकिन हॉर्मुज पर अभी इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हॉर्मुज उसी तरह से बंद है। जो शिप ट्रैकिंग डाटा हमारे पास है उसको अगर देखा जाए तो सोमवार को सिर्फ एक जहाज हॉर्मुज से निकला था जिसका ट्रांसपोंडर ऑन था और कल की हम बात करें तो कल 5 जहाज वहां से निकले हैं जिनके ट्रांसपोंडर ऑन थे और जिनके ट्रांसपोंडर ऑन नहीं रहे होंगे ऐसे 1-2 जहाज और वहां से निकले होंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हॉर्मुज अभी भी बंद पड़ी हुई है और ईरान और ओमान के बीच में जो ये बातचीत हुई है इसका कोई फर्क हॉर्मुज पर अभी पड़ने वाला है नहीं। इसको लेकर अमेरिका की तरफ से क्या किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अमेरिका किस हिसाब से ले रहा है इसे? बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से एक उनके सोशल मीडिया पर उन्होंने एक कमेंट किया था। उन्होंने ये बताया था कि हॉर्मुज अब पूरी तरह से खुल चुकी है। हॉर्मुज में जितनी भी माइन लगी हुई हैं वो माइन हटा दी गई हैं और उन्होंने ईरान को ये चेतावनी भी दी कि अभी अगर वहां पर फिर माइन लगाने की कोशिश की तो ईरान के जहाजों को वहां पर उड़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम हॉर्मुज की बात करें तो अमेरिका अभी भी जो अमेरिका की रणनीति है वो ये है कि ईरान के ऊपर आर्थिक दबाव बनाया जाए, आर्थिक जो प्रतिबंध ईरान के ऊपर अभी लगाए गए हैं और दूसरी तरफ एक डिप्लोमेसी का रास्ता खोला गया है। ईरान बातचीत कर सकता है अमेरिका के साथ और अमेरिका इसके लिए ओपन है बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर हॉर्मुज के भविष्य की हम बात करें तो जब तक ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता नहीं होगा तब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। इस वक्त की ये स्थिति है। लेकिन जिस तरीके से प्रतिबंध का आपने जिक्र किया, अमेरिका की तरफ से कई सारे प्रतिबंध लगाए गए और बाकी देशों को भी ये चेतावनी दी गई कि अगर आप ईरान के साथ संबंध बना के रखते हैं तो आपके लिए भी मुश्किलें होंगी और इसको लेकर कई देशों से अपील भी की गई है। लेकिन इसके बाद में ईरान ने भी इस पर पलटवार कर दिया और ये कहा है कि हम 2 साल तक के लिए पूरी तरह से तैयार है हर स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए। सीएस जोशी,
बिल्कुल, देखिए ईरान का क्या है कि ईरान को इन प्रतिबंधों से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ईरान पर लंबे समय से प्रतिबंध लगे हुए हैं और जितने प्रतिबंध अमेरिका ईरान पर चाहता है उतने प्रतिबंध लगा चुका है। और अभी के इन आर्थिक प्रतिबंधों की बात करें तो अमेरिका को इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए कहीं न कहीं चीन जैसे देशों की जरूरत होगी, जो काफी मुश्किल है। अमेरिका चीन के साथ ज्यादा संबंध बिगाड़ना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन का जो व्यापार है बहुत ज्यादा ईरान के साथ होता है। लेकिन अमेरिका ये भी चाहेगा कि चीन कहीं न कहीं उनके प्रतिबंधों में अमेरिका का साथ दे, ऐसा चीन करने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि ईरान को बहुत ज्यादा इन आर्थिक प्रतिबंधों से फर्क पड़ने वाला है नहीं, और अमेरिका कहीं न कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि हॉर्मुज जिस तरह से बंद पड़ी हुई है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। और इस तनाव की वजह से जो अन्य रास्ते वहां पर हैं, चाहे हम बाबल मंदेब की बात करें या स्वेज कैनाल की बात करें, तो वहां पर भी एक तरह का तनाव बना हुआ है। हालांकि अभी बाबल मंदेब और स्वेज कैनाल में जो शिप ट्रैफिक है वो हालांकि पहले से कम हुआ है, लेकिन वो अभी चल रहा है। लेकिन हॉर्मुज में शिप ट्रैफिक एक तरह से बंद पड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया CS जोशी तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। और इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गांव में कहीं भी मिल जाता है ये, छुट्टे की झंझट को हर लेता है ये मेरा यूपीआई। दीदी से दादी तक हर कोई इसका फैन, कैश के बिना ही सब घूम लेते देश। ये मेरा यूपीआई। यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। कहते हैं जब हौसला आसमान से ऊंचा हो तो ऊंचाइयां भी रास्ता बन जाती हैं। लद्दाख की बर्फीली चोटियां, -15 डिग्री तापमान और 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग। जी हां, DRDO के स्वदेशी मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का ऐसा ऐतिहासिक परीक्षण जो आप समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसने भारत की रक्षा ताकत को नई उड़ान दे दी है। 20,000 फीट पर पैराशूट खुला और 13,700 फीट पर सुरक्षित लैंडिंग। हर चुनौती पर खरा उतरा है मेड इन इंडिया का ये दमदार सिस्टम। यानी आसमान में भी अब आत्मनिर्भर भारत की ये नई ताकत नजर आई और दुश्मन को साफ संदेश दिया गया इसके जरिए कि भारत की तैयारी अब उससे भी ऊंची है, चाहे जो सुरक्षा है वो बेहद ऊंची। और करेंगे बात अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं -15 डिग्री सेल्सियस में 22,000 फीट से छलांग। तो ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं -15 डिग्री सेल्सियस में 22,000 फीट से छलांग लगाई गई, जहां DRDO ने ये बड़ी उपलब्धि इस समय हासिल की है। और कुछ सेकंड का ये वीडियो है जिसे इस समय साझा किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगरा स्थित ADRDE ने ये परीक्षण किया है। ये सफल परीक्षण रहा, जहां मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का ये परीक्षण हुआ है। परीक्षण न्योमा के मुथ ड्रॉप जोन में किया गया और ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में अब शामिल हो चुका है, जिसमें आपको बता दें करीब 22,000 फीट की ऊंचाई से यह परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि ऊंचाई पर था करीब और -15 डिग्री तापमान था। पैराशूट की अगर हम बात करें तो 22,000 फीट पर सफलतापूर्वक ये पैराशूट खुला। आपको इसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। 13,700 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। परीक्षण में स्वदेशी पैरा कंप्यूटर का पूरा इस्तेमाल किया गया। ऑक्सीजन सिस्टम, विशेष जंपसूट का भी इस्तेमाल इस दौरान किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास वीडियो।
तो ये खास वीडियो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जो कि -15 डिग्री सेल्सियस में ये पूरा वीडियो जो है वो इस समय रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ये एक और झलक इस समय नजर आ रही है। और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान है, जो हमारा संकल्प है, उसे और मजबूती इसके जरिए दी गई है। तो जहां MCPS परीक्षण से कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है, ये पूरा एक ट्रायल हुआ था और ये सफल परीक्षण अब हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में एक और छलांग के तौर पर भी इसे अब देखा जा रहा है, क्योंकि तापमान की अगर हम बात करें तो ये तापमान है -15 डिग्री सेल्सियस और ऊंचाई 22,000 फीट की ऊंचाई से ये छलांग लगाई गई है और 17,000 की फीट पर ये पैराशूट खोला गया और ये सफल परीक्षण साबित हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि MCPS परीक्षण ने ये साबित कर दिया कि स्वदेशी पैराशूट तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विशाल, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में? भारत आत्मनिर्भर भारत हो रहा है हर एक क्षेत्र में। कृतिका, देखिए अभी आपने दर्शकों को दिखाया है किस तरह से विंग कमांडर राहुल झा ने इतनी ऊंचाई से ये जंप टेस्ट किया है। इनफैक्ट वो चीफ टेस्ट जंपर हैं और इसी तकनीक के साथ जो सफल परीक्षण हुआ, भारत उस चुनिंदा क्लब में शामिल हो गया है जिसमें अमेरिका है, जिसमें रूस है, जिसमें UK है और जिसमें फ्रांस है। उसके साथ साथ अब भारत अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इसमें शामिल हुआ है। और ख़ास बात यह है कि जब आप दर्शकों को ये बता रही कि इतनी ऊंचाई से और -15 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जंप टेस्ट किया गया, तो ख़ास बात यह है कि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। इसलिए एक ख़ास तरह का फैब्रिक इस पर डिज़ाइन किया गया है, उसमें ख़ास तरह के जंप सूट्स हैं और इसके साथ ही जो नेविगेशन सिस्टम है वो भारत में ही निर्मित नाविक नेविगेशन सिस्टम है, ताकि जो हमारा फॉरेन का GPS सिस्टम है, हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सफ़ेद सागर के, आपको याद होगी कारगिल में जो इस्तेमाल किए गए थे, GPS को अमेरिका ने किस तरह से डिस्टॉर्ट किया था और किस तरह से भारत को बहुत तकलीफ़ें और नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए हमारा जो नाविक सिस्टम है वो हमारा इंडिजिनस सिस्टम है जिसका डेटा हमारे पास सुरक्षित रहता है। उसके साथ ही भारत अब एलिट क्लब में शामिल हो गया है। ख़ास बात यह है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग और हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग दोनों में कारगर साबित होगा। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनूवर कर सकते हैं। जंप लेने के बाद आपको कितना पैराशूट खोलना है, कैसे उसको मैनूवर करना है, क्योंकि दोनों हाथों से आप उसको कंट्रोल करते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे आपकी लैंडिंग होगी। तो ये एक सीक्रेट मिशन में काम आ सकता है। साथ ही हमारा लॉजिस्टिक्स ड्रॉप में भी आगे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें त्वरित सैन्य तैनाती की क्षमता भी इसके जरिए मजबूत होती हुई नजर आ रही है। विशाल, देखिए कृतिका, हम आजकल बहुत ज़्यादा डिफेंस पे स्टोरीज कर रहे हैं। रोज़ एक नया चीज़ सामने आ रही है। सुबह हमने देखा कि किस तरह से मिसाइल्स, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स का MSMEs और स्टार्टअप्स को दिया गया है। 5,000 से ज़्यादा चीज़ें अब भारत में ही बनेगी और फ़ौजों को भी कहा गया है कि आप इन्हीं से ही खरीदें। ये बहुत फेज्ड मैनर में ये भी डेडलाइन आ जाएगी। तो जब हम बात करते हैं कि क्यों इंडिजनाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, उसका बेसिक कारण ये है कि एक तो हमारे को फॉरेन करेंसी हमारा बहुत ज़्यादा खर्च होता है ये इक्विपमेंट्स खरीदने के अंदर, और दूसरी बात डेटा हमारा कभी भी सुरक्षित नहीं रहता। तो हम महंगा इक्विपमेंट ले भी लें, उसके साथ ही हमारा डेटा सुरक्षित नहीं रहे तो पूरी जो हमारा मिशन है वो उसकी सफलता पे सवाल निशान लग जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अपने ही देशों में बनाएं ताकि हमें फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी बिल्कुल कम हो जाए और उसके साथ साथ फॉरेन करेंसी भी हमारा जो है वो भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।